हेलो बच्चों, क्या हाल है जी। वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। देखिए, हम लोग आज करेंगे सोशल साइंस का 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे, अच्छे तरीके से चेक करेंगे, जांचेंगे और कुछ समझेंगे। और भाई साहब, जब समझ में आ जाएगा तो फिर तो भाई आराम से लिखा जाएगा। देखिए, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है। सबसे पहले बात तो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि मुझे क्या करना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है तो माइंड को पहले प्रिपेयर करो, माइंड को पहले समझाओ, इंटरेस्ट पैदा करो। मुझे क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, याद करना। याद करना के छोड़ दो, मुझे ये ध्यान रखो कि मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र पढ़ना है। दिमाग को समझाओ, मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, जानना है मुझे कि भूमंडलीकरण क्या होता है यार, इसके बारे में जानना है। ठीक है ना, ये क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है। जानने के लिए तो आप इच्छुक है ना। जब जिस दिन आप जानने के लिए सोचोगे ना, हमको जानना है, मसला यहीं पे खत्म हो गया यार, है ना। तो हम लोग आज जानेंगे क्वेश्चन के बारे में, और जब जान जाइएगा तो बन जाएगा। और जब आपके पास मैटर हो जाएगा, बातें समझ में आ जाएगी, वर्ड का पावर हो जाएगा आपके पास, वर्ड का भंडार हो जाएगा, तब आप एग्जाम में जब लिखना शुरू करोगे ना, तो भाई तुमको पता नहीं चलेगा कि हम कितना लिख दिए, लगेगा और लिखें, क्योंकि आपके पास मैटर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के लिए और फास्ट करते हैं। आपको अगर इन पांचों से 5 सवाल याद रहेगा तो नीचे कमेंट करके बताना, या तो फिर जितना भी याद रहेगा उतने मुझे बताना कि सर मुझे इतना सवाल याद था। नहीं याद रहेगा तो नोट डाउन करना, ठीक है ना। इसको मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया। सबसे पहले सवाल यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए, सबसे पहले सवाल है भूमंडलीकरण से आप क्या कह सकते हैं, क्या भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ वर्ड आ गया जिसको समझना है। भूमंडलीकरण इसका मतलब होता है क्या, ग्लोबलाइजेशन। नॉर्मल से मैं मतलब समझाता हूँ। भूमंडलीकरण का मतलब होता है पूरी दुनिया का जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, जो काम है, उस काम को एक जगह इकट्ठा कर देना, मतलब सबसे समन्वय कर लेना, तालमेल बना लेना। बिजनेस, इस देश का बिजनेस वहां भी चल रहा, वहां का बिजनेस यहां भी चल रहा, तो एक भूमंडलीकरण हो रहा है ना। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल समझते हैं ना, ग्लोबल पूरी दुनिया का काम, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे आर्थिक काम हो, किसी प्रकार का काम हो, सब एक दूसरे से जुट जाना, मिल जाना। आज हमारे देश में क्या होता है, देखते हैं आप, कुछ किसी भी देश को कुछ होता है तो दूसरा देश एक्शन लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से टचअप है, मिला हुआ है, तब वो एक दूसरे को हेल्प करता है। कोई देश गरीब हो रहा तो उसको जो विश्व बैंक है वो हेल्प करता है। क्यों? ये भूमंडलीकरण की वजह से ऐसा हो रहा। तो समझ गए भूमंडलीकरण नॉर्मल सा। अब हमको जब लिखना है तो थोड़ा सा सजा के लिखना पड़ेगा ना। भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के लिए विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन समझते हैं ना, सबको इकट्ठा कर देना, सब आपस में तालमेल बना लेना, एक काम है। चाहे वो राजनीतिक वाला काम हो, है ना, चाहे वो आर्थिक हो, पैसा कमाने का बारी हो, चाहे वो सामाजिक हो, है ना, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, इस सभी के जीवन के विश्वव्यापी मतलब पूरे दुनिया के लेवल पर समायोजन की प्रक्रिया है। सभी को एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया, मतलब सब एक दूसरे से तालमेल बना रहे हैं। देखिए ना, इंग्लैंड वाला ये काम कर रहा, हम भी काम करेंगे। अमेरिका वाला ये काम कर रहा, हम भी काम करेंगे। हम भी सोचेंगे ऐसा काम करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे। तो ऐसे माइंड में आना, उसका एक दूसरे से कंपैरिजन करना, है ना। कोई लोग बोला, अरे अमेरिका में बड़ा अच्छा पढ़ा होता है, जाएंगे वहां पढ़ने के लिए, वहां भी फ्री है कि आ सकते हो तुम, यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हो। तो ये कब हुआ, जब भूमंडलीकरण हो गया, है ना। तो ये सब बड़े आसान हो गया, बिजनेस भी करना बड़ा मुश्किल होता था। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ के बिजनेस वहां भी चलने लगा, फ्री हो रहा, इंपोर्ट फ्री, एक्सपोर्ट फ्री, कुछ टैक्सेस, लेकिन मतलब बड़ा सहूलत हो गया। तो यही होता है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करता है। दुनिया के जितने सारे लोग हैं सभी को, चाहे वो फिजिकली हो, है ना, चाहे वो मनोवैज्ञानिक दिमाग के स्तर का हो, सबको क्या करता है, एकीकृत करता है, जमा करता है। समझ आ गया भूमंडलीकरण क्या है। तो इसमें मुख्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी को क्या करता है, समायोजन के काम करता है। अब इसके होता क्या, जितने सारे लोग हैं दुनिया में, उन सभी लोगों का, चाहे भौतिक हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो, उन सभी को क्या करता है, उस लेवल पे एकीकृत करता है, जमा करता है। ठीक है ना, यही हो गया भूमंडलीकरण। अब देखो ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश में नोट डाउन करना। चलिए आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, नॉर्मल से हम लोग समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 3 भाग में बांटा गया, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी, एक मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें सरकार जो संसाधन होता है, उस संसाधन का मालिक कौन होता है, सरकार होता है। सरकार जो है संसाधन को देखरेख करती है, कुछ घट गया, गड़बड़ गया, है ना, जो भी काम करता है सरकार उसका देखरेख करती है, और सरकार चाहती है कि जनता को फायदा कैसे पहुंचे, ये काम करती है। लेकिन निजी अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक प्राइवेट आदमी उसका मालिक होता है, और प्राइवेट आदमी चाहता है कि हमको कैसे फायदा हो, जनता जाए भाड़ में, हमको से क्या मतलब, हमको कैसे फायदा हो। जैसे देख लो रिलायंस जियो, है ना, जनता को आदत लग गया नेट चलाने का, भाड़ में जाए, रेट बढ़ाते जाओ, वो तो रिचार्ज कराना ही कराना है
ना। लेकिन अगर ये सरकार करती तो जनता धरना पे बैठ जाता है ना, गो जियो बैग ऐसे करता ना, मतलब नारा लगाता, अपना विरोध प्रदर्शन करता। तो ये दोनों, अब जिस देश में दोनों मिल जाए, दोनों तालमेल कर जाए, कुछ ऐसा बिजनेस, कुछ ऐसा काम जो प्राइवेट आदमी देख रहा, कुछ ऐसा काम जो सरकार देख रहा है, तो ये दोनों जिस देश में मिला रहेगा ना, उसी को बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद या और समाजवाद, इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का मार्ग है, मिला हुआ बीच का मार्ग है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होता है। मतलब कोई भी कुछ भी अर्थव्यवस्था है तो निजी कंपनी, निजी वाला आदमी यानी प्राइवेट, और सरकार दोनों जो है क्या करते, चलाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन आता है, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो क्या है, प्राइवेट है, तो प्राइवेट आदमी चला रहा है। अब जैसे आप लोग कुछ और ले लो, है ना, कुछ और आपको ले लो, जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट या तो फिर भिलाई स्टील प्लांट, है ना, तो ये सरकार के अंदर है, सरकार इसको देख रही है। तो बोला कुछ ही महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होता है, सरकार के अंतर्गत होता है, सरकार के अंडर होता है, और कुछ शेष कुछ और ऐसा रहता है जो निजी व्यक्ति के हाथ में रहता है, प्राइवेट के हाथ में रहता है। इस व्यवस्था को हम पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का स्वर्णिम मार्ग कह सकते हैं। या तो अगर नहीं लिखना बोल सकते हैं कि जब इस दोनों अर्थव्यवस्था को मिला करके जो मार्ग बनता है, जो अर्थव्यवस्था बनता है, उसको क्या बोलते हैं, पूंजी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि हमारा भारत देश में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, वहां पूरा प्राइवेटाइजेशन होया हुआ है, सब कुछ प्राइवेट देख रही है ना, सरकार है लेकिन प्राइवेट सब उद्यम को देख रही है, सब खर्चा पानी वो कर रहा है, उसको देख रहा है, उससे टैक्स ले रही सरकार। अब बहुत ऐसा जगह जैसे कि बहुत ऐसा जगह जो सिर्फ सरकार, जैसे चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, सिर्फ सरकार, प्राइवेट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे भारत में दोनों चीज है भाई, प्राइवेट वाला भी आदमी है, सरकार भी आदमी है। तो ये दोनों काम मिलकर जब चलेगा, दोनों का अलग अलग कुछ क्षेत्र होता है, दोनों का उसका जो मालिक अलग अलग होता है, तो ये क्या होगा, तब वो कहेंगे इसको क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यही हमारा, तो जब ये बात को जान लीजिएगा तो क्या नहीं लिखाएगा, आराम से लिखिए, बात को समझना है ना, कि बोल क्या रहा, सवाल क्या बोलता है। ओके, चलिए अब देखिए, देखते हैं आगे सवाल है आपके पास, नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। सवाल आगे है, भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है। जलमार्ग पानी में जाने वाला रास्ता जो होता है, जलमार्ग से बोलता है। देखिए, अब भारत के लिए जलमार्ग का महत्वपूर्ण महत्व है। भारत में प्राचीन काल से ही जलमार्ग का विशेष महत्व है। सवाल अगर बनेगा, भारत का प्राचीन काल से कौन सा मार्ग यूज किया जा रहा है, तो जल मार्ग, प्राचीन काल से। अब आते हैं, अब इसका मतलब महत्व क्या है, तो महत्व है कि यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य भाग है ना, साधन है, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल को जोड़ता है नहीं, सिर्फ जो पानी वाला जहाज होता है क्या करता है, जोड़ता है, नेशनल इंटरनेशनल को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसमें रख रखाव का खर्च कम होता है। यार एरोप्लेन से जाओगे कुछ लेके अमेरिका तो बहुत ज्यादा खर्च आएगा, एरोप्लेन का खर्च आएगा, सामान का ढोने का खर्च आएगा, लेकिन पानी वाला जो जहाज है उसमें कम खर्च आता है उससे, ठीक है। अधिक भारी सामानों का परिवहन जलमार्ग द्वारा ही किया जाता है। आज भी बहुत बड़े बड़े भारी भारी जो सामान एक देश से दूसरा देश जाता है वो भी शिप के द्वारा होता है, जलमार्ग के द्वारा होता है, एरोप्लेन से नहीं होता है। एरोप्लेन में सिर्फ आदमी ही उड़ता है, मतलब थोड़ा उड़ता है, अब तो उड़ने लगा, लेकिन वो महंगा ज्यादा कॉस्टली है, पानी में थोड़ा सस्ता है, ठीक है ना, आज भी होता है। समुद्री धाराओं और नदियों के प्रवाह की दिशा में ईंधन का कम लगने से परिवहन खर्च कम आता है। बहुत अच्छी बात है यार, एरोप्लेन को लिए तुम उड़ाना पड़ेगा, गाड़ी जाओगे तो चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर समुद्र की लहरें ऐसे चल रही है तो हल्का सा भी एस्केलेटर देगा है ना तो आगे बढ़ जाएगा, तो तेल कम खर्चा हुआ ना, वही बोला है, ईंधन कम खर्चा होता है। इसके लिए इस विशेष मार्ग की आवश्यकता, अब इसके लिए कोई मार्ग नहीं है ना, रोड पे जाएंगे तो रास्ता चाहिए, ट्रेन के लिए रास्ता चाहिए, एरोप्लेन के लिए रास्ता चाहिए, कहाँ जाना नहीं जाना, लेकिन जल के लिए कोई मार्ग नहीं भाई, किन्ने इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, नहीं, चलो हमको उधर जाना है तो बस चलते जाओ, पहुंच जाएंगे वहां पे, तो यही फायदा है, ठीक है। आई थिंक ये बड़ा आसान है, आपको याद हो जाएगा। इसका लिख लीजिए इंग्लिश वाला, जिसको लिखना है इंग्लिश वाला लिख लेना। चलिए आगे है, यहाँ पे सवाल है, दल बदल कानून क्या। भाई साहब ये कानून बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते दल बदल कानून। दल बदल मतलब दल बदल देना, दल मतलब पार्टी चेंज कर देना। अब पार्टी कौन चेंज करेगा, जो विधायक होगा, जो सांसद होगा, जो एमपी होगा, है ना, वो सब क्या करेगा, पार्टी बदल सकता है, इसी को बोलते हैं दल बदल। अब समझते दल बदल कानून बना, कानून एक तो दल बदल समझते, दल बदलना, दल को बदल देना, इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चल जाना, बीजेपी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में चला जाना, लालटेन वाला पार्टी जेडीयू को छोड़ के आरजेडी में चला जाना, होते रहता, सुनते रहते आप लोग, ये बोलते दल बदल। लेकिन इस पे कानून बना दिया, अगर ऐसा नहीं करता तो भाई साहब मिल रहा 2 लाख 2 करोड़ घसक जाओ, 4 करोड़ इधर आ जाओ, है ना,
तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत होते हैं। जनता वोट देके जिताया क्यों यार, तुम मेरे हेल्प करोगे और तुम बिकने लगे हो। तो इसके लिए कानून बनाया। कानून क्या बनाया, जब कोई जनप्रतिनिधि मतलब जो जीता हुआ आदमी है किसी दल का विशेष चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के पश्चात, जीतने के बाद उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो इसे दल बदल कहते हैं। जब कोई आदमी, मैंने उसे जिताया, प्रतिनिधि बोलते हैं, जो वोट जीतता है उसको प्रतिनिधि बोलते हैं। जब कोई प्रतिनिधि किसी एक पार्टी से जीतता है, वोट चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, जीतने के बाद वो किसी दूसरे पार्टी में चल जाता है, दल को बदल लेता है, तो उसको बोलते हैं दल बदल। अब दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1985 में और 2003 में संविधान में संशोधन कर दे एक कानून बनाया, दल बदल कानून। इससे पहले संशोधन नहीं था तो बड़ा फायदा होता था ना, 2 करोड़ मिल गया, इधर घुस गया, कभी इधर घुस गया और उसको कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब कानून बना दिया, 1985 में बना और 2003 में, ये तुम्हारे लिए डेट इंपोर्टेंट है, संविधान का संशोधन कर देगा। क्या हुआ अब इसमें, हुआ क्या इस कानून के द्वारा, क्या ये बड़ा इंपोर्टेंट है, हुआ क्या, इस व्यवस्था की गई कि यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल करता है तो वह सदन का सदस्य होने के आयोग करार दिया था। मतलब वो सदस्य खत्म, वो विधायक है तो विधायक का पोस्ट खत्म, विधायक खत्म, गया काम से वो, है ना। अगर कोई पार्टी दल बदल कर लेता है तो उस दल उसका जो सदस्यता है उस सदन का, जैसे लोकसभा का सदस्य होता है ना, तो अगर लोकसभा का सदस्य है दल बदल लिया तो उसका सदस्यता ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो सदस्यता खत्म हो जाता है, ऐसे डर है ना, भाई साहब जाएंगे मेरा सदस्यता खत्म हो जाएगा तो एक आदमी नहीं जाएगा। इसके लिए कुछ नियम है कि पूरे पार्टी का 2/3 70%, अगर पूरे पार्टी का 70% अगर व्यक्ति दूसरा पार्टी चल जाता है तो ऐसे में उसको मतलब सदस्यता नहीं खत्म होगी, ये कानून है बना हुआ। लेकिन अगर एक पार्टी में 10 गो लोग है, सपोज एक पार्टी में 10 लोग जीता हुआ है, तो अगर 7 गो 70 मतलब 7 गो उठ के चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो नहीं चुलबुल करेगा ना, हम चल जाएंगे, चुलबुलाएगा ना, एक जब जाएगा तो एक समूह में जाएगा, तो ये अच्छी बात है। अगर समूह में जाता है तो खैर सोचता होगा हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन कोई एक फुर कर गया तो दिक्कत है। तो यही है दल बदल कानून, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इंग्लिश नोट कर लेना। तो ऐसे समझेंगे तो आपको क्यों नहीं याद होगा। देखिए, बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधित कार्यों को बताएं। सिंपल सी बात, बाढ़ आने के कारण क्या है, आज को सुरक्षा कैसे करेंगे। देखिए, बाढ़ आने के कारण निम्न है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, नदी में जो भी हो अत्यधिक वर्षा बोल सकते हैं, ज्यादा वर्षा होना एक बाढ़ का कारण है। वनों का विनाश तथा उससे उत्पन्न प्रक्रिया, पेड़ को काट रहे हैं, तो पेड़ जब काट रहे हैं भाई तो जमीन को तो जकड़ के पेड़ रखती है ना, तो जकड़ के कहां से रखेगी, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है ना। नदी तक की तली में गाद जमा हो जाना, गाद जो हम लोग बोलते हैं कादो बोलते हैं ना, गाद जमा हो गया। अब गाद जमा हो गया तो पानी अंदर तो नहीं, पानी ऊपर बढ़ते जाएगा ना, नदी है तो पानी उसमें गाद मतलब मिट्टी जो है पिघला हुआ मिट्टी नहीं रहता है, जिससे जाते हैं धंस जाता पैर, कादो बोलते हैं हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में, गाद बोलते हैं। तो गाद जमा हो जाएगा तो पानी तो अंदर जाएगा ना, पानी ऊपर ऊपर रहेगा, तो ये प्रॉब्लम है। नदी में अत्यधिक जल की वृद्धि, अब नदी बना हुआ है, नदी जितना बहा उससे ज्यादा पानी भर गया, ये भी प्रॉब्लम हो गया। नदी के मार्ग में स्थानांतरण की प्रवृत्ति, मार्ग अगर बदल दिया, नदी का पानी इधर बह रहा है ना, देखा कि समतल जगह है, अगर मैं भी समतल जगह मिल गया तो इधर मार्ग बह गया तो पूरा इधर ये पूरा गांव देहात को पूरा बर्बाद कर देगा, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम होता है। अब अगर ये ऐसा होता तो इसको बचाएंगे कैसे, आइए बताने के लिए। तो इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे बचाने के लिए। देखिए, नदी के किनारे तटबंध बनाएंगे, घेरेंगे, है तटबंध मतलब उसको अच्छा मोटी मोटी दीवारों से घेरेंगे। बांध बनाकर नदियों के पानी बहाव को नियंत्रित करना, बांध जब बन जाएगा तो उसको कंट्रोल कर लेंगे ना कि कितना खोलना है, किधर पानी भेजना है, किधर पानी भेजना है, तो आराम से पानी निकल जाएगा, ठीक है। फिर वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि मिट्टी पानी के साथ बहकर नदी में ना जा सके। नदी में चल जाएगा पानी, मिट्टी नदी में चल जाएगा मिट्टी, तो फिर तो गाद बन जाएगा। तो वृक्ष रोपेंगे नदी के साइड साइड ताकि मिट्टी कटे नहीं, ठीक है। मकान ऊंचा स्तर पर बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि पानी अगर बाढ़ आ जाए तो नुकसान से बचेगा। गांव की व्यवस्था होनी चाहिए कि यार नाव की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर बाढ़ आ गया तो हम जो है नाव के आधार पे कहीं जो है अपना ठिकाना ढूंढ सकते हैं। बाढ़ प्रभावित हर एक पंचायत में बहुमंजिला भवन बनाना चाहिए जहां लोग श्रम कर सके, मतलब हर एक पंचायत में बड़ा काठ मंजिल बनाना चाहिए। अगर गांव में बाढ़ आ गया तो पूरा आदमी गांव इसमें आ जाओ, पूरा मंजिल में, ठीक है ना। सूचनातंत्रण को प्रभावकारी बनाना चाहिए, मतलब सूचनातंत्र मतलब सूचना तंत्र, जैसे इन्फॉर्मेशन दे सके। बाढ़ आया तुरंत कॉल घुमाया, बाढ़ आ गया, सब व्यवस्था करने के लिए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, रेस्क्यू वाला आ जाएंगे। तो ये सब है। तो आप अगर 4-5 भी लिखते हैं ना तो काफी है, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट डाउन कर लेना इंग्लिश वाले प्यारे और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, इसका भी लेना स्क्रीनशॉट।
ओके ओके। देखो तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया। तो ये इस तरह से अगर आप याद करो तो बोलो मुझे कमेंट करके क्या आपको याद होगा कि नहीं होगा। पहले मुझे तो ये बताओ, जो अगर आपको याद था तो याद था, जो याद नहीं था क्या सुनने से कुछ तो असर पड़ा, बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी की लैंग्वेज से, फेस के इंप्रेशन से। आप भी ऐसे ही याद करो, आप भी ऐसे एक्सप्लेनेशन करो अपने आप को, याद करने की कोशिश करो। तो समझो, जब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाना। याद तो कोई बड़ी चीज नहीं, समझोगे तब याद होगा, नहीं समझोगे तो याद होने से इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसी तरीके से तैयारी करें और हम आपके लिए इस तरह वीडियो लाते रहते हैं। पहली बार अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपका शुक्रिया जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों को शेयर कर दिए। तब तक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कौन सा क्वेश्चन चाहिए साइंस से, सोशल से आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए नीचे कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो उसी के आधारित पर लाएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।